न 3 में न 13 में। सुनते हो जी, मैं ना आपकी मम्मी से बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। अरे मुझसे शादी करके गलती कर दी आपने, क्योंकि आपकी माँ को बहू की ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें तो बोतल में रहने वाले जिन की ज़रूरत है। वो बस ज़रा सा चिराग घिसे और जिन निकल उनके सामने जो हुक्म मेरे आका कहकर खड़ा हो जाए, और फिर वो उससे दिन भर काम करवाती जाए और वो मुंह से चूं भी ना करे। लेकिन माफ़ करना, आपके घर में शादी करके एक लड़की आई है, कोई जिन नहीं। इसलिए आपकी मम्मी की उम्मीद पर मैं तो क्या, कोई भी लड़की खरी नहीं उतर सकती। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम दिव्या। तुम तो जानती हो कि माँ की तो आदत ही है हर समय चिक चिक करने की। अरे तुम क्यों मम्मी की बातों को अपने मन से लगाती हो? एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो ना। मैं तो इग्नोर ही करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आपकी मम्मी है ना, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अरे उनके लिए कितना भी कर लो, उन्हें संतोष ही नहीं होता, हमेशा कम पड़ जाता है उनके लिए। कहती है मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है, घर में किसी की कोई चिंता ही नहीं है मुझे। तुम्हें बताओ अनुज, क्या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती? क्या मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना बना कर नहीं देती? अरे और क्या करूँ मैं ऐसा जो तुम्हारी मम्मी मुझसे खुश हो जाए? अरे नहीं नहीं दिव्या, मैंने कहा ना तुम गलत नहीं हो। तुम खुद बताओ, क्या मैंने कभी तुमसे शिकायत की है? बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम्हारे जैसी पत्नी भगवान हर आदमी को दे। तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा, इस घर का, मम्मी पापा का। तुम जैसी भी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। अब तुम ये सब टेंशन छोड़ो और चलो अपने हाथ की एक अच्छी सी चाय बनाकर पिला दो। ठीक है, अभी बना कर लाती हूँ। साथ में चिप्स खाओगे ना? क्यों नहीं। ठीक है, आप बैठो, मैं अभी लाई। क्या हुआ? दिव्या और अनुज के बीच की बातें सुनकर आपको भी यही लग रहा होगा ना कि ये कैसा बेटा है जो अपनी पत्नी से अपनी माँ की बुराइयां कर रहा है। तो ठहरो, जरा सब्र करो, अभी आपको पता चल जाएगा कि अनुज ये सब क्यों कर रहा है। अगले दिन सुबह, पता नहीं किस शुभ घड़ी में ये दिव्या मुझे पसंद आई थी। मैं तो आज तक उस घड़ी को कोस रही हूँ कि ना मैं उस गुट्टन की शादी में जाती, ना ये मुझे दिखाई देती, और ना ही मैं अपने राजकुमार जैसे बेटे को इस बैल बुद्धि दिव्या के साथ बांधती। लेकिन बेटा, अब ये सब कहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब तो जो हो चुका है उसे बदला भी तो नहीं जा सकता। तब तो आप इस जिद पर अड़ी थी माँ कि मैं दिव्या से ही शादी करूं। अरे मैंने लाख समझाया था आपको कि रुक्मिणी से मेरी शादी करा दो। बेशक गरीब घर की लड़की थी, लेकिन अगर आप हाँ बोल देती ना माँ, जीवन भर आपके पैर धोकर पीती। लेकिन आपको तो उस समय अपनी जिद प्यारी थी। अरे बेटा, मुझे क्या पता था कि ऊपर से इतनी खूबसूरत दिखने वाली लड़की शादी के बाद ऐसे लक्षण दिखाएगी। अब मैं क्या बताऊँ माँ, आप तो फिर भी दो बहू की सास है। एक के साथ मन मुटाव हो तो दूसरी के साथ हंस बोल लो, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? मेरी तो एक ही पत्नी है ना माँ। मैं भी बस समझो किसी तरह निभा रहा हूँ। अरे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा तो उसकी नाक पर रखा रहता है, ज़रा ज़रा सी बातों पर आग बबूला हो जाती है और फिर पूरा घर सर पर उठा लेती है। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। जैसे मैं चुपचाप गाड़ी को खींच रहा हूँ ना, आप भी चुप लगाकर जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। बातों का बतंगड़ बनाने से हमारे हाथ तो कुछ नहीं आएगा, ऊपर से बनी बनाई बात और बिगड़ जाएगी। हाय मेरा फूल सा बच्चा, इस लड़की के जुल्म सहकर कितना समझदार हो गया, कितनी समझदारी की बातें कर रहा है। ठीक कहता है बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी भी खुशी है। अब तेरी शादी करा के गलती तो मैंने कर दी है, लेकिन अब आगे मैं नहीं चाहती कि तेरी ज़िंदगी में मेरे कारण कोई भी बवंडर मचे। इसलिए तू ठीक ही कहता है, बातों को ज़्यादा तूल देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसी भी है तो मेरी बहू ही, मुझे उसका साथ निभाना ही पड़ेगा। उम्मीद है अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। नहीं समझे तो लीजिए मैं समझा देती हूँ। ये है द्रौपदी जी के छोटे सुपुत्र, जिनका नाम है अनुज। कॉलेज के समय से इन्हें रुक्मिणी नाम की एक लड़की पसंद थी, लेकिन इनकी माँ द्रौपदी देवी तो रुक्मिणी के साथ अनुज का ब्याह करने के लिए किसी भी हाल में राजी नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपनी पसंद की लड़की दिव्या के साथ अनुज का ब्याह कर दिया। माँ के जिद के आगे अनुज ने भी घुटने टेक दिए थे और अब वो दिव्या के साथ अपना खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन जैसा कि हर घर में होता है, शादी के बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद जैसे पूरे घर में भूचाल सा आ गया। अब ये बात तो रोज़ की हो गई थी। कभी पत्नी दिव्या सास द्रौपदी की बुराइयां लेकर बैठ जाती, तो कभी द्रौपदी बहू दिव्या की, जिसके चक्कर में अनुज की मानसिक शांति भंग हो गई थी। इस तरह पत्नी और माँ के बीच में कुछ दिनों तक सैंडविच बनने के बाद आखिर में अनुज को एक आइडिया सूझा। इस तरह अगर रोज़ रोज़ घर में अदालत लगेगी तो यहाँ पर रहना दुभर हो जाएगा।
माँ की तरफ से बोल दो तो पत्नी को बुरा लगे, और पत्नी की तरफ से बोल दो तो माँ के लिए बुरा लगूं। अब तो बस एक ही चारा बचा है, और वो ये कि मैं ना 3 में रहूं ना 13 में। बस उसी दिन से अनुज बन गया था एक बेपैंदे का लोटा, जो जिसके सामने रहता उसी की हाँ में हाँ मिलाता और समझा बुझाकर मामला शांत कर देता। इस तरह उसका ये ना 3 न 13 वाला सिद्धांत सुपरहिट साबित हुआ और वो एक अच्छा बेटा और पति होने की मिसाल बन गया। कुछ दिन बाद, अरे भैया क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हैं? शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है रात भर सोए नहीं आप। अरे अनुज क्या बताऊँ तुझे भाई, शादी करके ऐसा लगता है मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। तेरी भाभी है ना, उसने बिल्कुल खून पी रखा है मेरा। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, इतनी प्यारी सी तो भाभी है हमारी, क्यों मेरी भाभी को बदनाम कर रहे हो? हाँ हाँ कर ले भाभी की चमचागिरी, तुझे पता नहीं है अपना असली रूप वो सिर्फ मुझे ही दिखाती है। और उसके रोने धोने और कलेश के चक्कर में मैं रात भर सो नहीं पाया। अब मेरी ऐसी हालत है कि ऑफिस जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। और ये कोई आज की बात नहीं है, हर चौथे दिन की यही कहानी है। अरे भैया ऐसी भी क्या बात हो गई थी कि भाभी ने आपके साथ पूरी रात झगड़ा किया? अरे इतने साल हो गए आपकी शादी को, अभी तक आप भाभी को अच्छी तरह समझ नहीं पाए? अरे यार बात क्या होनी है, वही इनकी रोज़ रोज़ की सास बहू की तू मैं जब देखो तब शालिनी माँ की बुराइयाँ करती रहती है। अब मैंने बस इतना ही तो कहा था कि मेरी माँ ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, ज़रूर तुमने ही कुछ गलती की होगी। बस इतना कहना था कि तेरी भाभी राशन पानी लेकर चढ़ गई मेरे ऊपर। कहने लगी ठीक है मैं ही तुम्हारी माँ को सिंग मारती हूँ, मुझ में ही प्रॉब्लम है, तुम्हारी माँ तो बहुत सीधी सादी देवी है, सती सावित्री है। अरे तेरी भाभी इतनी बातें बोल रही थी कि 2-4 बातें मेरे मुंह से भी निकल गई और पड़ गया आग में घी। और उस घी की करामत है कि पूरी रात कलेश चला है। अच्छा, अभी तो परसों मम्मी भी कह रही थी कि अमित तो शादी के बाद बिल्कुल ही बदल गया है, वो तो हर समय बीवी की हाँ में हाँ मिलाता है। अरे भाई शादीशुदा आदमी से ना कोई खुश नहीं रहता, माँ और बीवी के बीच में पिसने वाला घुन होता है पति। ऐसी कोई बात नहीं भैया, शादी तो मेरी भी हो गई है, आपने कभी मुझे टेंशन में देखा है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि सास और बहू एक ही घर में रहे और उनके बीच में झगड़ा ना हो। देखो सास बहू के झगड़े को रोकने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन उन झगड़ों के बीच में ना कूदने का तरीका ज़रूर है भैया। कहो तो आपको भी बता दूं? अरे बता भाई, अब क्या तेरे आगे हाथ जोड़ूं तब बताएगा? मेरा तो कभी कभी मन करता है ये घर गृहस्थी छोड़कर संन्यास का रास्ता पकड़ लूं। इस रोज़ रोज़ के कलेश से छुट्टी तो मिलेगी। भैया संन्यास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना आपको आइडिया। उसके बाद आप आराम से इसी घर में रहो और फिर देखो भाभी भी आपसे खुश रहेंगी और माँ भी। अरे मेरे भाई अब बता भी दे, इतना सस्पेंस बनाकर मेरी जान लेगा क्या? भैया आज से आपको पूरा दिन एक ही मंत्र जपना है, और वो मंत्र है ओम इग्नोराय नमः। मतलब आपको एक ऐसा इंसान बनना है जिसे न बीवी की अच्छाई बुराई से फ़र्क पड़ता है न माँ की। मतलब आपको ऐसा इंसान बनना है जो ना 3 में है और ना 13 में। अरे भाई क्या है ये 3-13? तुझे पता है ना मेरा गणित पहले से ही कमज़ोर है। अरे भैया न 3 न 13 का मतलब ना आपको भाभी की साइड लेनी है ना मम्मी की। जब भाभी मम्मी की बुराई करे या अपनी कोई समस्या बताए, आपको बिल्कुल ऐसे हो जाना है कि आप माँ को जानते ही नहीं हो और माँ ने भाभी के साथ बहुत गलत किया है जिसका आपको बहुत दुख है और भाभी से सहानुभूति है। आप भाभी की हाँ में हाँ मिलाओगे तो भाभी को आप पर भरोसा हो जाएगा और लगेगा कि आप उनकी तकलीफ़ समझते हो। बस प्रॉब्लम सॉल्व। देखो औरतों को ना अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं, बस प्रॉब्लम सुनने वाला कान चाहिए होता है। आप उनकी बातों को सुन लो तो वो इतने में ही खुश हो जाएंगी। और यही ट्रिक आपको माँ के साथ भी इस्तेमाल करनी है। जब माँ भाभी की बुराइयाँ आपसे करे तो आप माँ की हाँ में हाँ मिलाओ और कहो ठीक कह रही हो माँ, मैं भी सुनीता की इस बात से बहुत परेशान रहता हूँ, पता नहीं कब सुधरेगी। जैसे ही माँ को ये लगेगा ना कि आप उनके साथ मिलकर उनकी बहू की बुराइयाँ कर रहे हैं, बस माँ भी खुश हो जाएगी और इस तरह घर में झगड़ा होने बंद हो जाएंगे। तुझे पूरा यकीन है कि ये आइडिया काम करेगा? मेरा मतलब है मेरे सिर्फ इतना कहने से तेरी भाभी लड़ाई करना छोड़ देगी? अरे भैया आप ट्राई तो करके देखिए, फिर मुझे बताना कि मेरी ट्रिक काम कर रही है या नहीं। अच्छा भैया आप 1 मिनट रुकना, ज़रा मेरे बॉस का फ़ोन आ रहा है। जी सर। हाँ जी सर, कैसे हैं आप?
मैं ठीक हूँ अनुज, लेकिन फ़िलहाल मैंने तुम्हें कुछ स्पेशल न्यूज़ शेयर करने के लिए कॉल किया है। अरे अरे सर बताइए ना, क्या बात है? फिर से भाभी जी ने झगड़ा कर लिया क्या? अरे नहीं यार, झगड़ा नहीं, झगड़ा करने की कोशिश ज़रूर की थी। फिर मैंने तुम्हारा वाला आइडिया ट्राई किया और तुम यकीन नहीं करोगे कि क्या हुआ। अरे मेरी बीवी 5 मिनट में गुस्सा भूल गई और कहने लगी चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। जादू हो गया भाई, जादू। वरना एक बार जो मेरे घर में कलेश शुरू होता था ना, वो 3-3 दिन तक चलता था, जिसकी वजह से मैं ऑफिस में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता था। सर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपके कुछ काम आ सका। कोई और सेवा हो तो बताइए। अरे सेवा बेवा छोड़ो, अब तो मेवा खाने का समय आ गया है। तेरा हक बनता है कि मैं तुझे कुछ स्पेशल गिफ्ट दूँ। अरे नहीं नहीं सर, गिफ्ट की क्या ज़रूरत है? अब मैं आपकी कंपनी में जॉब करता हूँ, आपकी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। तुम तो बातों के जादूगर हो, तुम्हारी बातें सुनकर ही मेरा दिल खुश हो जाता है। ठीक है, इसी खुशी में मैं तुम्हें प्रमोशन देता हूँ। सैलरी में भी 20% इंक्रीमेंट होगा और तुम्हारी पोस्ट भी बढ़ जाएगी। अब तो खुश? अरे सर क्या बात कर रहे हो? सचमुच आप मेरा प्रमोशन कर रहे हो? और क्या, मैंने तुम्हें इतनी रात को मजाक करने के लिए फ़ोन किया है क्या? कल ऑफिस में आकर अपना प्रमोशन लेटर ले जाना। और हाँ, अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो ऐसे अच्छे अच्छे टिप्स और ट्रिक शेयर करते रहना मेरे साथ। अरे सर वाई नॉट, ज़रूर ज़रूर, मेरा मतलब है क्यों नहीं। अरे छोटे क्या बात है, तेरा चेहरा तो बिल्कुल चांद की तरह चमकने लगा, ऐसा क्या हो गया? भैया ये समस्या जो हमारे घर में चल रही है ना, यही प्रॉब्लम मेरे बॉस के घर में भी चल रही थी। पिछले हफ्ते बेचारे अपनी कैबिन में सर पकड़ कर बैठे थे। मुझे मीटिंग के लिए उन्होंने कैबिन में बुलाया। इत्तेफाक से तभी बीच में उनकी वाइफ का फ़ोन आ गया और फ़ोन पर ही वो बॉस पर चिल्लाने लगी। फ़ोन का वॉल्यूम इतना हाई था कि भाभी जी की सारी बातें मेरे कान में पड़ गई। अब बॉस के पास मुझे सारी बातें बताने के अलावा और कोई चारा तो बचा नहीं था, इसलिए बेचारे दुख के मारे अपना दुख मुझसे शेयर करने लगे। तो क्या तूने उन्हें भी 3 और 13 वाला पहाड़ा पढ़ा दिया? अरे भैया, वो आजमाया हुआ रामबाण अचूक उपाय है, उसे आप हल्के में मत लीजिए। आप ये समझिए कि बीवी की हाँ में हाँ मिलाओगे तो घर में झगड़ा नहीं होगा और वो आपकी 10 बातें खुशी खुशी मान लेगी और प्यार से आप उनसे कुछ भी करवा सकते हो। गुस्से में काम तो निकलवा कर देखो, बस घर में झगड़े ही होने हैं। ठीक है छोटे, अगर तू इतने विश्वास से कह रहा है तो मैं भी तेरी ट्रिक ट्राई करके देखता हूँ। हो सकता है मेरे जीवन का कलेश भी दूर हो जाए। 2 दिन के बाद। देख रहा है अमित तू, अरे 2 बहुएं आई हैं, दोनों एक जैसी हैं। समझ में नहीं आता कितना बर्दाश्त करूं मैं। ऐसा लगता है हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है घर में। अरे माँ क्या हुआ, क्यों परेशान हो? अरे हम कहेंगे तो कहोगे कि हम तुम्हारी बीवी की बुराई कर रहे हैं। तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए। शुरुआत में तुम्हारे ससुराल से जब शगुन आता था, उसमें हमारे और तुम्हारे पापा के भी कपड़े आया करते थे। लेकिन अब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से जब भी शगुन आता है, हम लोगों को तो कोई पूछता ही नहीं है। अरे बड़ी बहू ने ही मना किया होगा कि मेरे सास ससुर को रोज़ रोज़ कपड़ा देने की क्या ज़रूरत है। अरे भाई, हम लोग कपड़ों के भूखे नहीं हैं, लेकिन ये मान सम्मान होता है बड़ों का। जब घर में बहू के घर से शगुन का सामान आता है तो पहले बड़े बुजुर्गों को पूछा जाता है। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, हमारी कोई इज्जत हो तब तो कोई करे ना। और बेटा, इज्जत ना घर के लोग ही करवाते हैं। ठीक कह रही हो माँ आप। अरे आप तो जानती हो आपकी बहू स्वभाव में थोड़ी तेज़ है, फिर क्या फ़ायदा है रोज़ रोज़ ये सब बातें सोचने का। क्यों अपना दिल दुखाती हो माँ? और वैसे भी उनकी 500 वाली साड़ी से कौन सा आपका भला हो रहा था? उल्टा आप तो मन मार कर ही पहनती थी। झाड़ू मारो अपनी बहू को। अब से हर तीज त्यौहार में मैं आपके लिए बढ़िया साड़ी ले आऊँगा। अरे इसके मायके वालों को क्या लगता है कि वो लोग मेरे माँ बाप को कपड़ा नहीं देंगे तो क्या मेरे माँ बाप कपड़ा नहीं पहनेंगे? माँ, आप ना अपनी बहू को ये सब कहकर अपना मुंह कड़वा मत किया करो। आप तो जानती हैं, 2 बातें आप कहेंगी, 2 बातें वो कहेगी, बिना बात घर में कलेश होगा। एक तू ही है बेटा जो मेरे मन की बात समझता है। अरे इसके मायके के कपड़ों से थोड़ी ना हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन मान सम्मान की बात होती है बेटा। और ठीक है, जब अपना ही बेटा हमें इतना मान सम्मान दे रहा है तो हमें बाहर वालों के सम्मान की ज़रूरत भी क्या है। तू सच कहता है बेटा, बिना बात की बातें करके घर में कलेश को क्यों बढ़ावा देना। ठीक है बेटा, तू ये बता क्या खाएगा? चाय के साथ पकोड़े बना लूँ तेरे लिए? ठीक है माँ, बना लो। काफ़ी दिन हो गया आपके हाथ के पकोड़े नहीं खाए। अरे वाह,
अनुज की ट्रिक तो बहुत बढ़िया काम कर गई। अगर अभी से मैं माँ से अपनी पत्नी की तरफदारी लेकर बहस करने लगता तो यही बात ख़राब होनी थी और माँ मुझे तुरंत जोरू का गुलाम होने का ताना भी मार देती, सो अलग। और अगर माँ की कही बातें बीवी से कहता तो वो भी 10 बातें सुनाती। माँ के हाँ में हाँ मिलाई तो देखो माँ कितनी खुश होगी। कम से कम घर में सुख शांति तो रहेगी। रात को कमरे में देख रहे हैं घर में क्या हो रहा है। अब अगर बहू कुछ बोल दे तो सारी दुनिया बहू को दोष देती है। सास क्या कहती है क्या करती है ये कोई नहीं देखना चाहता। हर महीने आपसे और अनुज भैया से जेब खर्च के नाम पर 5,000 लेती है माँ जी, और उन 10,000 में से कभी हमारे बच्चों को एक लॉलीपॉप तक नहीं खरीद कर दिया। अब आप ही सोचिए सारा पैसा जा कहाँ रहा है। ये सारा पैसा मम्मी जी दीदी के यहाँ भिजवा देती हैं। आप ही बताइए क्या मम्मी जी के पैसों पर सिर्फ दीदी का अधिकार है? अरे कभी बहू को भी तो कुछ खरीद कर दे सकती है ना। कल मेरा जन्मदिन था, माँ जी ने 1 रुपये की टॉफ़ी तक लाकर नहीं दी मुझे, और अभी पिछले महीने नैना दीदी के जन्मदिन पर 2 साड़ी, सूट और चांदी की पायल भिजवाई है। बस यही भेदभाव कलेजा चीर देता है। मम्मी तो बचपन से ही नैना दीदी को ज़्यादा प्यार करती आई है। अरे उनके जन्मदिन पर उन्हें कपड़े गिफ्ट सब दिलवाती थी, जबकि हम दोनों भाई के साथ बचपन से ही भेदभाव करती आई हैं। तुम अपना मन मत दुखाओ। जैसे हमने इस सच के साथ जीना सीख लिया ना, तुम भी इस बात को एक्सेप्ट कर लो। इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है दिव्या। हाँ, जब अपने बेटों के साथ वैसा कर सकती है तो मैं तो उनकी बहू हूँ। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। अब से आपके जन्मदिन पर मैं आपको गिफ्ट दिया करूँगी। और इस तरह माँ और बीवी के बीच पाला बदलते हुए अमित सुकून की ज़िंदगी जी रहा था।